गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अर्थात जो एग्जाम में पूछा गया है 2022 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो सब क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से जितना भी मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन को लाए हैं और जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाया सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका संपूर्ण नोट्स हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। अर्थात देखो ये 2025 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा है। क्या बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम के जब अंत होता है उस टाइम कर्नाटक और केरल में वर्षा होता है। उस वर्षा से उस वर्षा को क्या कहा जाता है, पूर्व मानसून की वर्षा कहा जाता है कि पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, संवहनीय वर्षा कहा जाता है कि चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। देखो अगर मैप के थ्रू से समझेंगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, खुद याद हो जाएगा। अब देखो गर्मी का मौसम क्या होता है कि जब यहाँ पे भारत में सूर्य का प्रकाश होगा तब गर्मी का मौसम होता है। और हम लोग जानते हैं सूर्य जो है ना इधर विश्व, जैसे मान के चलो ये विश्वत रेखा, पूरा ये ग्लोब है, ये विश्वत रेखा, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। और भारत कर्क रेखा पे तो सूरज अगर मान के चलो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होता है कि विश्वत रेखा से सूरज कर्क रेखा की ओर आती है, मतलब नीचे से जो है ना सूरज ऊपर आती है। तो जब सूरज यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं समुद्र है, और समुद्र है तो जल क्या होगा, जल वाष्पित होकर के ऊपर उठेगा और वहां पे क्या होगा कि बादल बन जाएगा। अब होता क्या है कि जब सूर्य गर्मी में भारत में पहुंच जाता है तो यहाँ पे निम्न वायु दाब हो जाता है। अर्थात जब भारत में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भारत का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, भारत का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, जिसके कारण जिधर ठंडी है उधर से हवा चलेगी, इधर से हवा चलेगी। और जो बादल यहाँ पे था, कभी कभी होता क्या कि बरसात शुरू होने से पहले ये जब हवा आती है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे गर्मी में हवा क्या हो रहा है, उठ करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ठंडी हवा चलेगा और कभी कभी क्या होता है कि बादल को अपने साथ लेते चल जाते हैं। और ये कर्नाटक और केरल जो राज्य है ना वहां पे वर्षा स्टार्ट होने से पहले भी कभी कभी वर्षा हो जाता है, उसे पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। पूर्व मतलब पहले, मानसून के पहले जो वर्षा होता है उसे पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। और इस वर्षा से होता क्या है कि केरल में उस टाइम जानते गर्मी के समय में आम पकता है, तो यहाँ पे केरल में जो है ना आम पकने लगता है, केरल में आम पकने लगता है, आम का जो पकावट होता है ना बहुत तेजी हो जाता है, जिसके कारण उसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, पूर्व मानसूनी वर्षा। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2025 में ही पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है खासी पहाड़ी के दक्षिण में, या खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व का सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो हम लोग जानते हैं मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। इसमें जो मासिन राम है ना, मासिन राम जो खासी पहाड़ी पे है, ये मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसका औसत वर्षा 400 सेंटीमीटर होता है। कितना, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर देखा जाए कभी कभी इसका वर्षा जो है ना 1080 सेंटीमीटर तक हो जाता है, और 1080 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। 400 सेंटीमीटर तो ज्यादा है ही, कभी कभी देखा जाता है कि 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, मैक्सिमम 1080 तक। लेकिन अगर वार्षिक वर्षा पूछा जाए, एवरेज अगर निकाला जाए ना तो 400 सेंटीमीटर। कितना, 400 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी कब पूछा गया है, तो 2025 में ही पूछा गया है। देखो 2025 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी देखो 2025 में पूछा गया है। अगर इसका वीडियो देखते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो वीडियो देखे हैं हमसे पहले कोशिश कीजिए कि आंसर आप बताइए, और लास्ट में देखिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। जितना आंसर सही हुआ होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैसेंस बना के रखिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, और अगर 50 में आपका 35 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो समझिए कि आपका अच्छा तैयारी है। और इस वीडियो को देखने के बाद 50-52 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को ऐसा पढ़ जाइए कि कभी आपको भूलना ना पड़े, क्योंकि इसी से जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला एग्जाम में। क्वेश्चन है, वायुमंडल, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण,
ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं मौसम और जलवायु के ये सब तत्व है कि नहीं? वर्षा, तापमान, वायुमंडलीय दाब, ये सब मौसम और जलवायु का तत्व है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार के हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो देखो हम लोग जानते हैं भारत को जो मानसून है ना, वो क्या होता है, हम लोग देखें कि देखो जैसे मान के चलो, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, जब गर्मी का मौसम होगा तो सूरज यहाँ पे होगा, और जब यहाँ पे सूरज होगा तो हवा क्या होगा? गर्म होके ऊपर उठेगा, और जब हवा ऊपर उठेगा तो क्या होगा? इधर से ठंडी हवा भारत की ओर चलेगी, इधर से ठंडी हवा क्या चलेगी? भारत की ओर चलेगी। लेकिन होगा क्या? जैसे मान के चलो, अब जब सूरज चला जाएगा विषुवत रेखा की ओर, सूरज कहाँ चला जाएगा? विषुवत रेखा की ओर, मतलब सूरज इधर चल जाएगा, तो इधर अब गर्म हो जाएगा, और इधर गर्म हो जाएगा तो उधर वाला हवा क्या होगा? गर्म होकर ऊपर उठेगा, और भारत में हवा ठंडी हो जाएगी। तब जो है ना, भारत से हवा चलेगा, इधर से चलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर ठंडी हवा बच गई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ऋतु बदल रहा है ना, तो हवा का दिशा बदल रहा है। ऋतु बदलने से हवा की दिशा बदलता है, जिसे मानसूनी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मानसूनी। तो सबसे अधिक किस प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है? तो मानसूनी हवा से। कौन सा हवा? मानसूनी हवा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है और जो 2023 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अर्थात शीत ऋतु में जो वर्षा होता है भारत में, शीत ऋतु में भारत में जो वर्षा होता है वो किस कारण से होता है? और हम लोग जानते हैं, अगर ये पूरा भारत देखे ना, पूरा भारत, तो देखो यहाँ पे ये मान के चलो, ये है पश्चिमोत्तर भारत। ये कौन सा भारत है? पश्चिमोत्तर भारत। और यहाँ पे एक सागर है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और हम जानते हैं भूमध्य सागर से ये मानसून जो है ना, गर्म होके क्या होता है? हवा ऊपर उठती है, और इधर से एक जेठ धारा आता है, जिसे मान के चलो ये हवा ऊपर उठ रही है, और इधर से जेठ धारा आ रही है, तो क्या होगा? जो हवा ये ऊपर उठा ना, ये जेठ धारा इसको धक्का लेकर के जो है ना, भारत के ये पश्चिमोत्तर भारत लाती है। और इस समय भारत में होता है शीत ऋतु, और शीत ऋतु में जो वर्षा होता है ना, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। और हम लोग जानते हैं शीत ऋतु में खरीफ फसल होता है, अर्थात शीत ऋतु में जो वर्षा होता है ना, वो खरीफ फसल के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। हम लोग जानते हैं पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब हरियाणा राज्य है, और शीत ऋतु में हम जानते हैं वहां पे गेहूं लगा होता है। और ये जो हवा से वर्षा होता है ना, इस मानसून से वर्षा होता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, उससे खरीफ फसल के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, और खरीफ फसल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अगर पूछा जाए शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हम जानते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या होता है? गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में उत्तर भारत मतलब जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे हम लोग सुने होंगे जनरली, जैसे खूब गर्म हवा चलता है ना, तो बोलता है बाहर मत जाओ, लू लग जाएगा, लू लग जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है, उत्तर भारत में जो गर्मी में हवा चलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन अर्थात जब वर्षा ऋतु का जो शुरुआत माना जाता है ना, वो जून के प्रथम सप्ताह से माना जाता है, या 1 जून बोल सकता है, या जून का प्रथम सप्ताह लिखा रहे, जून का प्रथम वीक बोला लिखा रहे, या पहला जून लिखा रहे, मतलब 1 जून लिखा रहे, सब यही है। मतलब मानसून का शुरुआत, मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? और हम जानते हैं शीत ऋतु जब होता है ना, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में भारत में तो जो देखो, जब सूरज उगेगा तो भारत में गर्मी लगेगा, अर्थात दिन में गर्म लगेगा, लेकिन रात में ठंडा लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना बहुत दूर है भारत से। शीत ऋतु मतलब समझते हैं, जैसे मान के चलो ये है ग्लोब, ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यहाँ पे भारत है,
और जब सूरज यहाँ पे होगा ना तब भारत में शीत ऋतु होता है। तो सोचो यहाँ पे रात में जो है ना, जब सूरज यहाँ पे होता है तो भारत में बहुत ठंडा लगता है, लेकिन जब जब सूर्य का प्रकाश दिन में पड़ता है ना, तो दिन में उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता। तो ये बात याद रखना है कि जब दिन होता है ना तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश के कारण उतना ठंडा नहीं लगता, अर्थात दिन जो है ना वो गर्म होता है और रातें क्या होती है, ठंडा होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, दिन गर्म एवं रातें ठंडा, मतलब गर्म दिन एवं रातें ठंडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सम जलवायु कहाँ पाई जाती है। सम जलवायु मतलब क्या होता है, देखो सम जलवायु उसको बोलते हैं ना जब दिन और रात का तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दिन में जितना तापमान है रात में भी लगभग उतना ही तापमान बना रहेगा, तो उसको सम जलवायु बोला जाता है। जैसे अगर मान के चलो राजस्थान का बात करते हैं, तो राजस्थान में जानते हैं तापमान दिन के समय में जो है ना 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन वही रात जब होता है ना तो रात में वहां का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अर्थात देखो 15 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो याद रखिएगा ये जो राजस्थान है ना वहां पे तापमान बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उसको सम नहीं बोलते, उसे विषम जलवायु बोलते हैं। लेकिन जो समुद्र के तट के पास होता है, कहाँ पे होता है, समुद्र के तट के पास होता है, वहां पे हम जानते हैं समुद्र से गरम गरम हवा चलता है, क्योंकि हम जानते हैं जब स्थल होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ स्थल है और ये हाथ मेरा जल है, दोनों में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो स्थल वाला भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, और जब जल्दी गर्म हो जाएगा ना तो ये जल्दी भी ठंडा हो जाएगा। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो जब रात होता है ना, दिन में तो ये तुरंत गर्म हो गया, लेकिन रात में क्या होता है कि ये लेट से गर्म होता है, तो ये लेट से ठंडा होता है, तो रात में इधर वाला हवा चलता है, अर्थात समुद्र से गरम गरम हवा चलता है, तो रात में भी उतना ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, रात में भी गर्मी टेम्परेचर बना रहता है। तो याद रखिएगा जो समुद्र के किनारे है, जो सागर के पास है, वहां पे सम जलवायु होता है। क्या होता है, सम जलवायु। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये, सागर के तट के पास कैसा जलवायु होता है, सम जलवायु होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। अभी हम लोग देखे ना, ऊपर क्वेश्चन देखे थे कि जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रहा था वो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण था, और उस रबी फसल के लिए जो वर्षा होता था ना उसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा मतलब क्या होता है, जहां पे ये वर्षा हो रहा था, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जहां पे ये वर्षा हो रहा है वहां पे इस वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ नहीं बोलते, वहां के लोग इस वर्षा को महावट के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है, महावट बोला जाता है। अर्थात याद रखिएगा कि राजस्थान में जो वर्षा होता है ना उसे स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महावट। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीना कौन सा है। और हम लोग जानते हैं जून से शुरुआत होता है, वर्षा जून से शुरुआत होता है, तो ऐसा नहीं कि जैसे शुरू हुआ तो खूब पड़ने लगता है। जून छोड़ो, जुलाई और अगस्त, ये जुलाई और अगस्त जो है ना ये 2 महीना खूब ज्यादा वर्षा होता है। जुलाई और अगस्त ये 2 महीना भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, अर्थात भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला का 2 महीना पूछा जाए तो जून से तो शुरुआत हुआ, तो जून को छोड़ दो, उसके बाद जुलाई और अगस्त, ये 2 महीना जो है ना सबसे ज्यादा वर्षा होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ठंडा अगर पूछा जाए 2 महीना कौन सा है, तो दिसंबर और जनवरी। क्या हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है। और गर्मी पूछेगा तो वही मई जून 2 महीना खूब ज्यादा गर्म होता है, ये 2 महीना खूब ज्यादा गर्म होता है, तो मई जून ज्यादा वर्षा होता है, जुलाई अगस्त और ज्यादा ठंडा होता है दिसंबर और जनवरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दिन और रात में तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात वैसा राज्य जिसमें दिन और रात का तापमान में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। हम लोग जानते हैं जो स्थलीय भाग में है वहां का तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, जैसे हम राजस्थान बोले, राजस्थान में दिन में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि वही देखिए रात में जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तापमान वहां का लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अर्थात जो समतली इलाका मतलब जो समुद्र से दूर होता है वहां पे दिन और रात का तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन
जो राज्य समुद्र के किनारे है उस राज्य में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो केरल ये भी समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। कर्नाटक भी समुद्र के किनारे, यहाँ भी ज्यादा अंतर नहीं होगा। पंजाब, ये पंजाब जो है ना ये समुद्र के किनारे नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान में अंतर ज्यादा होगा। लेकिन ये जो उड़ीसा है ना ये भी समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे भी तापमान का ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो ज्यादा तापमान में अंतर कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? और आप गलती से 3 मत मारिएगा, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये नहीं। हम लोग ये जो 9th क्लास का भूगोल पढ़ रहे हैं ना या 11th क्लास का भूगोल, उसमें ऋतु की संख्या 4 दिया है। एक दिया है ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम, दूसरा दिया है शीत ऋतु ठंडा का मौसम, तीसरा दिया मानसून का आगमन अर्थात वर्षा ऋतु, और चौथा दिया है मानसून का वापसी जिसे हम परिवर्तनीय मौसम कहा जाता है। अर्थात भारत में ऋतुओं की संख्या कितने है? 4 है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? और हम जानते हैं थार मरुस्थल राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और हम देखें भारत में राजस्थान कहाँ पे है, तो देखो ये गुजरात के ऊपर में ये राजस्थान है। और इसका अगर हम डायरेक्शन बताए ना तो याद रखिएगा, कभी भी अगर इस तरह से डायरेक्शन लेते तो इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो ये देखो पश्चिमी भारत है। तो अगर याद रखिएगा थार मरुस्थल किधर है, तो याद रखिए पश्चिम में। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और इस मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सबसे कम वर्षा होता है? तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा जो होता है भारत में वो कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। अगला है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हम लोग जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा। और अगर पूछा जाए कौन सा शब्द से हुआ है, तो शब्द है मौसीम। शब्द का नाम क्या है? मौसीम। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मानसून की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? मानसून की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुआ है? तो उस शब्द का नाम है मौसीम। क्या नाम है? मौसीम। ठीक। अगला है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोग देखे ना थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। एक वर्ष में या एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में, किसके दिशा में? वायु के दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक। तो यहाँ पे जो है ना याद रखिएगा उसे मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मानसून कहते हैं। वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, मौसम के अनुसार जो दिशा बदलता है उसे क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे ये है कर्नाटक और केरल और ये है तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु जो है ना ये समुद्र का तट है, इसका नाम है कोरोमंडल का तट। इसे क्या बोला जाता है? कोरोमंडल का तट। और ये जो कर्नाटक केरल का तट है ना इसको मालाबार का तट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मालाबार का तट। मालाबार तट के ऊपर है कन्नड़ का तट और उसके ऊपर है कोंकण का तट। क्या है? कोंकण। अर्थात ऊपर कोंकण का तट हो गया, कन्नड़ का तट हो गया, ये हो गया मालाबार का तट और ये हो गया कोरोमंडल का तट। और ये जो उड़ीसा के पास है इसे उत्तरी सरकार का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार का मैदान। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होती है? तो हम लोग देखे ना पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि भूमध्य सागर का जल जो है ना ये जलवाष्प बन करके ऊपर उठता है और इधर से जेट धारा उसको वापस भारत ले आता है। तो याद रखिएगा इसका उत्पत्ति जो है ना कहाँ से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? अर्थात मानसून का आगमन जो है ना भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ पे होता है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है? तो याद रखिएगा, जाड़े के मौसम में जो वर्षा होता है वो होता है तमिलनाडु में। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। ये बात ख्याल रखिएगा कि जाड़े के मौसम में भारत में किस राज्य में वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अब क्यों होता है, अगर इस पे ध्यान दिया जाए ना तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलो, यहाँ पे देखो, ये हम जानते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पहले ग्लोब को चर्चा करें तो देखो ये है पूरा ग्लोब, और हम जानते हैं ये ऊपर बीच वाला विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है तब भारत में ठंडा का मौसम होता है, जिसको शीत ऋतु बोलते हैं। और जब यहाँ पे सूर्य होगा तो बोलो यहाँ का हवा गर्म होके क्या होगा? ऊपर उठेगा। और जब यहाँ का हवा ऊपर उठेगा तो इधर से ठंडी हवा चलेगा, इधर से ठंडी हवा चलेगा। और हम जानते हैं जब ऊपर से ठंडी हवा चलेगा, ऊपर से कौन हवा चलेगा? ठंडी हवा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे अब होगा क्या? इधर से ठंडी हवा चल रहा है। और हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर मुड़ता है। और देखो आप अगर ऊपर से नीचे आते हैं तब का दाईं ओर इधर होता है, तो ये हवा जो है ना इधर से इधर टकरा जाता है। और यहाँ पे केरल है, एक केरल बोलते तमिलनाडु है। और यहाँ पे देखो ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करता है और ये कहाँ पे चला जाता है? तमिलनाडु में लेके चला जाता है। जिसके कारण याद रखिएगा, शीत ऋतु में भारत के कौन सा राज्य में वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा, ऐसा नहीं कि आम का वर्षा होता है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। हम बोले थे ना पिछला क्वेश्चन में, ये शुरुआती क्वेश्चन था कि जब कर्नाटक और केरल में मानसून शुरू होने से पहले जो वर्षा होता है, जिसके कारण उस राज्य का आम जो है ना पकने लगता है, जिसके कारण उस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। अर्थात केरल कर्नाटक में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, मतलब मानसून से पहले जो वर्षा होता है उसी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मासिन राम, मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं मासिन राम कहाँ पे है? मेघालय में है, जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है विश्व में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हम जानते हैं सबसे कम वर्षा जो है ना लेह में होता है। लेह कहाँ पे है? तो हम जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में है। जैसे मान के चलो ये जम्मू कश्मीर है, ये मेरा हाथ जो दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है। और ये मानसून जो है ना उतना ऊपर चढ़ ही नहीं पाता क्योंकि ये हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो ये मानसून जो है ना लगभग इतना ऊंचाई पे चलता है, तो इतना ऊपर ये चढ़ ही नहीं पाता है। तो जब मानसून ही नहीं चढ़ेगा तो यहाँ पे वर्षा कैसे होगा? यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, भारत का जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है ले, वो सबसे ज्यादा सूखा होता है। लेकिन यहाँ पे बर्फ जमा रहता है क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर जाता है तो तापमान कम हो जाता है और वहां पे जाके पानी बर्फ बन जाता है। ये जलवाष्प उठता है तो वहां पे टेम्परेचर कम होने के कारण जो है ना वहां पे बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण वो सूखा नहीं होता। लेकिन हाँ, वर्षा अगर पूछा जाए तो सबसे कम वर्षा लेह में होता है। अगला क्वेश्चन है, जेठ धारा, कौन धारा? जेठ धारा। जेठ धारा समझते हैं ना, वही जो जेठ धारा जिससे मान के चलो भूमध्य सागर से मानसून उठता है, जलवाष्प उठता है, इधर से एक हवा आती है जिसको जेठ धारा बोलते हैं। और पूछा जाता है जेठ धारा लगभग कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये जेठ धारा जो है ना 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कितना? 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। कौन धारा? जेठ धारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य भूमि में मानसून का आगमन कब होता है? और हम जानते हैं ना भारत में मानसून का आगमन लगभग कितना होता है? 1 जून से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हर एक क्लास का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। और अभी हम लोग देखिए झारखंड सरकार जो करता क्या है, जैसे एग्जाम आता है पैटर्न बदल देता है। अभी देखो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। 10th क्लास है, 12th क्लास है, ऑब्जेक्टिव लगभग 50 नंबर का पूछा जाता है। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बस केवल 30 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज जो है ना बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर एक बार इसको आप ध्यान से सुनते हैं ना तो लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको अच्छा से नहीं क्लियर हुआ, हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जितना क्वेश्चन आपका सही होता है वो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। इसके अलावा अगर जो नहीं समझ में आएगा एक बार में दोबारा जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा तरह से क्लियर हो सके।
अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म शुष्क हवाएं चलती है, उसे क्या कहा जाता है? अर्थात उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है ना, उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। अभी हम नहीं समझे, जैसे उत्तर भारत जैसे हो गया तेरा बिहार, यूपी, वहां जो है ना, ये पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान तरफ, वहां पे गरम गरम जो हवा चलता है ना, उसे बोला जाता है बाहर मत जाओ, लू लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, काल बैसाखी जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में चलता है। तो यही पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो आज रखिएगा काल बैसाखी। आम्र वर्षा तो आप समझते हैं ना, आम्र वर्षा किसको बोलते हैं? ताम्र वर्षा होता है कि केरल कर्नाटक में मानसून शुरू होने से पहले जो वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से कौन सी फसल का लाभ पहुंचता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा रबी फसल। अभी हम इसका पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि गेहूं लगा होता है, चना लगा होता है, और गेहूं चना जो है ना, ये रबी फसल है, ये सबके लिए जो है ना बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो याद रखिएगा रबी फसल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होता है। और लौटते हुए मानसून का अगर डायरेक्शन पूछा जाए, देखो इस तरह से लौट रहा था, तो इसका डायरेक्शन ये क्या है? ये पूर्व है, और ये क्या है? उत्तर। तो इसको नाम हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगर डायरेक्शन दे तो उत्तरी पूर्वी मानसून, नहीं तो ये लौट रहा है, इसीलिए इसको लौटते हुए मानसून कहा जाता है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में जो वर्षा होता है, देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप मेरा सब्जेक्टिव वीडियो देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव एक को ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर नहीं देखे हो, चैनल में आप शुरू में आए हो, तो जरूर एक देख लीजिएगा, और एक बार देखिएगा ना तो गारंटी है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जलवायु जो है ना, थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये दिखता नहीं है, और जो चीज दिखता नहीं उसको हमको फील करना पड़ता है, और फील करने के लिए सबसे ज्यादा एक सहारा है मानचित्र। तो हम मानचित्र से पूरा पढ़ा है, जरूर जाके देख लीजिएगा। और लास्ट में इसमें जो है ना, लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बात हम बोलेंगे उसका रिप्लाई दीजिएगा आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु की विशेषता है। हम लोग जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे जलवायु जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। और ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और भारत जो है ना यहाँ पे बीचों बीच में है। इसके आधा भारत इधर है और आधा भारत उधर है। हम जानते हैं जब सूरज यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ठंडा होता है, और जब सूरज यहाँ पे होता है तो यहाँ पे गर्म होता है। अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना, हमेशा गर्म होता है। क्योंकि देखो जब यहाँ पे सितंबर का महीना, अभी सितंबर का महीना, बोलो भारत में ठंडा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो जब यहाँ पे सूरज रहेगा तो यहाँ ठंडा नहीं होगा, यहाँ पे सूरज होगा तब इधर ठंडा नहीं होगा, यहाँ पे सूरज होगा तो इधर ठंडा। अर्थात ये क्षेत्र पूरा गर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए ना, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जब सूरज होता है दिसंबर के महीने में तो भारत में ठंडा होता है। तो क्या भारत में ठंडा, तो ये ऊपर वाला जो इधर वाला क्षेत्र है ये ठंडा होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब यहाँ पे सूरज होगा तो यहाँ पे गर्म होगा। अर्थात जो भारत का जो आधा भारत है ना, वहां पे हमेशा गर्मी होता है। आधा भारत में तो जो करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके नीचे जो है ना हमेशा गर्म होता है, जिसे कारण इसको गर्म क्षेत्र बोलते हैं। गर्म को भूगोल में उष्ण बोला जाता है, और क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है। तो इसको उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन इसको जो ऊपर वाला भारत है ना, यहाँ पे ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। ठंडा गर्म, ठंडा को शीत बोला जाता है, गर्म को उष्ण बोला जाता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण या तो उपोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसा है, तो कुछ भारत यहाँ पे उष्ण कटिबंध में है और कुछ भारत उपोष्ण कटिबंध में है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु की विशेषता कैसी है, तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, मतलब दोनों का विशेषता भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। तो 33 नंबर क्या बोले है? ITCZ का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले समझिए ITCZ क्या होता है। ITCZ का मतलब होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जिस लाइन पे पड़ता है, वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है विषुवत रेखा के पास, तो विषुवत रेखा का हवा क्या होगा? गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा। और जब वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा ना, तो उसी को बोलते हैं ITCZ। अर्थात जहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, उसी को ITCZ बोला जाता है। उसको हिंदी में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? तो देखो शीत ऋतु का प्रारंभ कब होगा? तो हम लोग जानते हैं जैसे वर्षा ऋतु खत्म होता है वैसे शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, और शीत ऋतु का प्रारंभ मेनली जो होता है वो मध्य नवंबर से होता है। कब से होता है? मध्य नवंबर से होता है। अगला है पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहा जाता है? अभी पीछे देखिए ना, पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन है रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा कौन सी है? और रबी फसल के लिए कौन सा फसल है? महावट। हम लोग देखिए ना, महावट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में होता है, और शीत ऋतु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्षा कौन सा है? महावट। तो रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा कौन सा है? जिसे महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी उत्तर भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसे महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। देखो लू हम समझ गए ना, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म हवा। और ये शीतलहरी क्या होता है? तो उत्तर भारत में जो ठंडी हवा चलता है, नहीं बोलता कि शीतलहरी चल रहा है, शीतलहरी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, अर्थात उत्तर भारत में जो ठंडी हवा चलता है उसे शीतलहरी कहा जाता है। महावट क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? अभी देखिए ना, शीत ऋतु में चलता है उसको क्या कहते हैं? शीत लहरी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी जेठ धारा, पश्चिमी जेठ धारा का ग्रीष्म ऋतु में चाल क्या होता है? तो देखो ये पश्चिमी जेठ धारा होता है ना, अर्थात जो भूमध्य सागर से जो जलवाष्प उठता है, इस जलवाष्प को जो जेठ धारा लाता है ना, ये जेठ धारा का चाल गर्मी में जो होता है ना वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, अर्थात एक घंटा में 110 किलोमीटर के स्पीड से आता है। लेकिन वही शीत ऋतु में पूछा जाता है 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन जनरली भारत में जो मानसून इंटर करता है ना, जिसे दक्षिणी मानसून कहा जाता है, उसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं वर्षा ऋतु में जब कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है या रुक रुक कर वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो जब से बरसात स्टार्ट होता है ना, तो हम जानते हैं ऐसा नहीं कि बरसात शुरू हुआ तो 3 महीना तक लगातार वर्षा होती रहेगा। आज वर्षा हुआ, 2 दिन गायब हो गया, 3 दिन गायब हो गया, तो उसे वर्षा विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा विराम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में वायु दाब कैसा होता है? तो देखो जब गर्मी का मौसम भारत में होता है ना, तो सूरज का प्रकाश पड़ता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, और जब हवा गर्म होकर ऊपर उठता है उसको निम्न दाब बोलते हैं। तो क्या हो जाता है? निम्न दाब। ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ना वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अगला है भारत में चलने वाली चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा थोड़ा सा चक्रवात के बारे में। और हम जानते हैं चक्रवात जो है ना कब उत्पन्न होता है? जब लो प्रेशर बनता है। जैसे मान के चलो ये लो प्रेशर बन गया, अब ये लो प्रेशर का केंद्र बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हम जानते हैं अब हाई प्रेशर का हवा इधर इंटर करेगा, हाई प्रेशर का हवा इंटर करेगा, सब तरफ से हाई प्रेशर का हवा आएगा, क्योंकि ये हवा लो प्रेशर जहाँ पे बना वहां पे हवा क्या होगा? गर्म होकर ऊपर उठेगा, तो हाई प्रेशर से हवा आ रहा है। और हम जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध का बात है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर। तो देखो ये ऐसे जा रहा है, दाईं ओर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे चल रहा है, इसका दाईं ओर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे चल रहा है दाईं ओर ऐसे हो जाएगा, और ये इसका दाईं ओर ऐसे हो जाएगा। अर्थात ये हवा जो है ना देखो ऐसे घूमने लगेगा। और ये जो डायरेक्शन है, बोले घड़ी ऐसे घड़ी तो ऐसे चलता है ना, घड़ी ऐसे चलता है, लेकिन ये चल कैसे रहा है? ऐसे चल रहा है, मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए इसका दिशा, तो याद रखिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, उत्तर भारत में। ठीक, मतलब ये भारत में, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो घड़ी की दिशा जिस तरह से होता है उस तरह से चलता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वार की उमस कब लगती है? तो यहाँ पे क्वार की उमस का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, ये विषुवत रेखा है और ये ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा के पास सूरज जो है ना मार्च में होता है। कब होता है? मार्च में। ये महीना है कौन सा? मार्च का।
ये महीना मार्च का है, ऊपर जून में चला जाता है, जून में, फिर यहाँ पे सितंबर में आता है, फिर यहाँ पे दिसंबर में आता है। अब देखो दो जगह पे सूरज है, मार्च में यहाँ पे और सितंबर में यहाँ पे, और दोनों जगह में भारत जो है ना, दोनों जब विषुवत रेखा पे और भारत का रेखा पे, तो समान दूरी पे, मार्च में भी सूरज उतना ही दूरी पे होता है जितना सितंबर में होता है। लेकिन दोनों महीना में हम लोग को जो फीलिंग आता है ना, वो अलग आता है। अलग कैसे आता है ये बात सबसे पहले समझिए। हम लोग देखो ये मार्च के महीना को फील कैसे करेंगे, मार्च में लगभग होली होता है, और हम लोग सब जानते हैं हम लोग भारत का है, और जैसे हम लोग रास्ता में होली के समय जाते हैं तो होता क्या है, हम लोग के यहाँ तो होता है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रही है हमको पता नहीं, आप लोग के यहाँ कैसे होली मनाया जाता है आप लोग बताइए कमेंट करके। होता क्या है हम लोग के यहाँ, जैसे मान के चलो सब बच्चा सब क्या करते हैं, पहले से सब ठंडा ठंडा पानी फ्रिज में भर के क्या करता है, ठंडा पानी रखता है। कोई बहुत बदमाश बच्चा होता है, लेकिन कोई बच्चा करता है क्या, पूरा बाल्टी से बाल्टी जो है ना पहले छत पे चढ़ा लेता है पानी, और उसमें जो है ना रंग नहीं घोरता, अबीर घोरता है, क्योंकि रंग थोड़ा महंगा आता है, अबीर जो है ना 5-10 रुपया में बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसी को बस खाली पानी का कलर चेंज कर देता है। होता क्या है, जैसे नीचे से कोई गाड़ी गया, ऊपर से एक एक बाल्टी रंग को क्या करता है, उसके ऊपर गिरा देता है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे क्या है कि मार्च के महीना में थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। जैसे पानी पड़ता है ना तो हम लोग गाड़ी स्पीड भगाते हैं ताकि पानी हम पे ना पड़े, अर्थात ये जो मार्च का महीना है ना थोड़ा सा ठंडा का फीलिंग देता है। लेकिन वही सितंबर का महीना देखो, फिर सितंबर के महीना भी आप लोग फील करते होंगे कभी, कौन सा महीना है, तभी जो है ना सितंबर का महीना ही। और अभी देखते होंगे थोड़ा सा सूरज का प्रकाश जो पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा हम लोग को गर्मी फील होता है। ऐसा क्यों होता है वो बात समझिए। देखो होता क्या है कि जो मार्च का महीना है ना, उससे पहले ठंडा का मौसम होता है, ठंडा में पूरा ये आसमान में बादल ढका रहता है, तो जो सूरज का प्रकाश है ना उसको बादल रोक देता है। लेकिन जो सितंबर का महीना होता है ना, वो बरसात के बाद आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जून जुलाई में बरसात पूरा होता है, जून जुलाई अगस्त, और ये 3 महीना जो बादल है ना, ये बरस करके पूरा नीचे हो गया, अर्थात ये बादल पूरा खाली हो गया, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, वह सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और जो व्यक्ति पृथ्वी के सतह पे होगा उसको बहुत ही ज्यादा गर्मी का फीलिंग होगा, जिसके कारण उसे क्वार का उमस कहते हैं, अर्थात उमस टाइप से लगेगा, चिलचिलाहट, पूरा शरीर खुजलाने लगता है कि नहीं, आप लोग ये फील किए होंगे। तो क्वार का उमस कब लगता है, तो याद रखिए सितंबर अक्टूबर में लगता है। कब लगता है, सितंबर अक्टूबर में। अगला है सबसे अधिक वर्षा भारत के किस पठार पर होती है, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, मेघालय में होता है, और मेघालय में जो पठार उसे शिलांग का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिलांग का पठार। अगला क्वेश्चन है भारत के किस तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो हम अभी देखिए ना तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल का तट कहते हैं, तक कोरोमंडल का तट। अगर पूछा जाए सबसे पहले वर्षा किस तट पे होता है, तो मालाबार के तट। कौन सा तट, मालाबार का तट। अगला है पर्वत के पवनाभिमुख ढाल जहां कम वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये पर्वत है, क्या है, पर्वत है, और इधर से ये मानसून इंटर करता है, तो हम जानते हैं जब मानसून इंटर करता है तो पर्वत से टकरा करके खूब ज्यादा वर्षा होता है। क्या होता है, ये वर्षा हो रहा है, अब वर्षा होता है। लेकिन जो ये पर्वत के इधर दूसरी तरफ है ना, यहाँ पे देखो टकराने वाला तो कुछ है नहीं, जो वर्षा है ज्यादा 95% वर्षा इधर ही हो जाता है, इधर कोई चीज टकराने वाला नहीं, इधर खाली होता है, तो इधर लगभग 5% वर्षा होता है। अर्थात देखो जैसे मान के चलो ये मेरा है पर्वत, और ये जो है ना इधर से मानसून इंटर किया, तो यहाँ पे टकरा के खूब ज्यादा यहाँ पे वर्षा हो रहा है, और जब ये मानसून इधर इंटर कर गया तो उधर टकराने वाला कुछ नहीं था, तो ये इधर पार हो जाते हैं, और लगभग 5% वर्षा होता है, तो उसे वृष्टि छाया का क्षेत्र बोलते हैं। बताइए पर्वत का पौना विमुखी ढाल है, ये पौना मुखी ढाल बोलते हैं, इसको पौना मुखी ढाल बोलते हैं, और इधर पौना विमुखी ढाल होता है, और पौना विमुखी ढाल में जहाँ पे वर्षा नहीं होता है उसे वृष्टि छाया का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में वर्षा हिमपात के रूप में होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हिमपात क्या होता है। तो यहाँ पे देखो भारत का जो राज्य है ना जम्मू कश्मीर, वहां पे होता क्या है कि हम लोग जानते हैं जो पर्वतीय इलाका होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि तापमान बहुत कम हो जाता है, तापमान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बात समझो, जैसे हम लोग जानते हैं जब ये तापमान टेम्परेचर हवा जब गर्म होता है ना तो हवा
ऊपर उठता है, और जब हवा ऊपर उठता है तो ऊपर होके ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो वहां पे तापमान क्या हो जाता है, कम। हम लोग देखिए, अगर मान के चलो, अगर हम पर्वत पे चढ़ेंगे ना तो वहां पे देखते होंगे ज्यादा ठंडा महसूस होता है। हिमालय पर्वत ले लो, वहां पे पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है। तो कोई भी मानसून जब उतना ऊपर बरसता भी है ना हल्का फुल्का, तो वहां पे पानी जो है ना, जैसे मान के चलो हम फ्रिज में पानी रखेंगे आइस बॉक्स में, और हम कल्पना करेंगे कि वो बूंद बन जाए, पानी बन जाए, पानी बन जाए, कभी बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए होता क्या कि जो पर्वतीय इलाका होता है ना, वहां पे जो वर्षा होता है, यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, और तापमान बहुत कम होता है तो यहाँ पे पानी पिघल नहीं पाता है, और यहाँ पे जो वर्षा होता है, ये वर्षा जो है ना बूंद के रूप में ना हो करके हिमपात के रूप में होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र में वर्षा जो है ना हिमपात के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, जो बर्फीला क्षेत्र होता है ना, अर्थात ये जो हिमालय पर्वत होता है, यहाँ पे हवा किस रूप में होता है, तो बर्फ के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 49। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवा, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवा अपनी दाईं ओर मुड़ती है, यह किस नियम से होती है? तो हम लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलती है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलती है वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है, आभासी बल उत्पन्न होता है। जैसे आप ही घूमिए, ऐसे अगर गोल गोल घूमते हैं ना, तो जैसे मान के चलो हम अंगुली में कुछ पहन लेते हैं, और अंगुली के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, तो अंगुली में जो पहनेंगे ना, जैसे मान के चलो कोई पेज है, ये पेज बाहर फेंका जाए, क्योंकि घूमने से कोई बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी के घूर्णन गति से एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल बोलते हैं। और ये बल के बारे में बताया था फेरल ने, इसीलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? तो अभी देखिए ना, कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। अगला है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, वायु दाब भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कितने हैं? तो हम लोग जानते हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले टोटल 6 कारक है। ठीक, ये चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये था टोटल 52 क्वेश्चन। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।